आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। यहाँ हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक रिसर्च की, वैक्सीन की, रिपोर्ट्स की, कहानियों की, या कुल मिलाकर कहूँ तो अगले 20-25 मिनट में कोविड से जुड़ी तमाम खबरों से आपको अप टू डेट करवाना हमारा रोज़ का काम है। आज किन किन खबरों पर हमारी खास नज़र रहेगी, फटाफट बता देती हूँ। आज सबसे पहले बात करेंगे कि डायबिटीज़ और हार्ट अटैक वाले मरीजों को अगर कोरोना हो जाए तो इसमें कोलेस्ट्रॉल क्यों मौत का कारण बनता है। फिर बात होगी क्या कोरोना से संक्रमित प्रेग्नेंट महिला जिस बच्चे को जन्म देगी वो भी कोरोना पॉजिटिव होगा या नहीं। साथ में बात करेंगे मुंबई के स्लम एरिया में किया गया सेरो सर्वे आखिर क्या कहता है। और आखिर में रोज की तरह मुलाकात एक कोरोना सर्वाइवर से। लेकिन उससे पहले सुनिए देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत मिली है। 7 नवंबर के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में सबसे कम 68 मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन नए मरीजों का आंकड़ा 5000 से नीचे दर्ज हुआ है। दिल्ली में कोरोना के डेली केस घटने से 30% आईसीयू बेड्स खाली हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 7.64% तक घटा है। कोरोना केस की बढ़ते संख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राज्य के सभी प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान सरकार के मुताबिक जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा, नागौर, पाली और गंगानगर जिले की शहरी सीमा में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। एयरफोर्स ने स्पेशल फ्लाइट के जरिए सेंट्रल एशिया के एक देश में फंसे 50 भारतीय वैज्ञानिकों को रेस्क्यू किया है। इनमें से कुछ कोविड पॉजिटिव है। इन सभी को दक्षिण भारत के एक एयरपोर्ट पर लैंड कराकर क्वारंटाइन किया गया है। ये वैज्ञानिक एक समझौते के तहत सेंट्रल एशिया के एक देश में गए थे। राजधानी भोपाल में 5 और इंदौर में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बैरिकोडिंग लगाकर इन इलाकों में आवाजाही रोक दी गई है और जागरूकता के लिए पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं। भोपाल के कोलार कंटेनमेंट जोन में नए कोरोना मरीजों के करीब 25% मरीज सामने आए हैं। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण फिलहाल स्थिर बना हुआ है। 24 घंटे में राज्य में करीब 5,500 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा अभी 18,20,000 के पार पहुंच गया है। इसमें से 91,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है। यूपी में आज कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। पिछली गाइडलाइंस के मुकाबले इस गाइडलाइन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो सीमा तय की गई थी उसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40% ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी। ब्रिटेन में महीने भर के लॉकडाउन से नए मामलों में 30% की कमी देखी गई है। करीब 1 लाख वॉलंटियर्स पर की गई स्टडी के ये नतीजे आज सामने आए हैं। कोरोना वायरस हमारे शरीर में किन किन अंगों तक पहुंच चुका है ये आप सभी जानते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं और जिनके मरीज को ये वायरस अपनी चपेट में पहले लेता है, ये भी हमने कई दफ़ा आपको बताया है कोरोना कवरेज में। अब जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं वो हैं डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स। अभी हाल ही में एक रिसर्च की गई है। किसने की है? चाइनीज़ एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने अपने रिसर्च से ये पता लगाया है कि आखिर हार्ट और डायबिटीज़ के मरीजों में कोरोना होने पर मौत का खतरा क्यों ज़्यादा है। रिसर्च के मुताबिक इसकी बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल बताई गई है। कोरोना के मामले में अक्सर मरीज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और ये वायरस के संक्रमण को फैलाने में मदद करता है। अब संक्रमण फैलाने में आखिर कोलेस्ट्रॉल किस तरह का रोल प्ले करता है, इसके लिए मैंने बात की
डॉक्टर ब्रजेश कुंवर से, जो फोर्टिस हिरानंदानी हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं। सच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हाई कोलेस्ट्रॉल का कोरोना वायरस से नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जिन लोगों में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, या जिन लोगों में ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स के, जैसे जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटिक है, या जो नॉन हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें क्या होता है कि कोरोना होने के बाद पेशेंट्स जो हैं वो सिम्टोमेटिक ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी की नसों में हार्ट की आर्टरीज में 70% ब्लॉक है और वो पेशेंट अभी मेडिकल मैनेजमेंट पे स्टेबल चल रहा है, तो वो पेशेंट्स कोरोना होने की वजह से क्योंकि सिम्टम्स उसके बढ़ जाते हैं, ब्लॉक्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से पेशेंट्स के हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो जो सिम्टम्स पहले मेडिकल मैनेजमेंट से मैनेज हो सकते थे, वो सिम्टम्स जो है वो एक्सेजरेट हो जाते हैं। इसके अलावा कोरोना ऑल्सो कॉजेज ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज, जैसे क्लॉटिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं पेशेंट्स ऑफ कोरोना में। तो सुपर इम्पोज ऑन कि ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स हैं, ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉक्स हैं, उसमें अगर उसके सुपर इम्पोज क्लॉट बन जाते हैं तो पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं लास्ट 8 मंथ से कि जो पेशेंट्स पहले स्टेबल चल रहे थे हार्ट के, वो कोरोना की वजह से अनस्टेबल हो रहे हैं। तो इसमें दोनों फैक्टर्स भी हैं। एक तो स्ट्रेस इंड्यूस की स्ट्रेस है, अगल बगल के लोग, कोई एक्सपायर हुआ या घर में किसी को कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसका एक स्ट्रेस है। फिर खुद को अगर कोरोना हो गया तो उसका एक स्ट्रेस है कि क्या मेरे को, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो ये सारे के सारे दोनों फैक्टर्स मिला करके स्ट्रेस एंड कोलेस्ट्रॉल बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू डेवलप हार्ट प्रॉब्लम। और उसके ऊपर अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो जाता है और साथ में क्लॉटिंग इश्यूज भी हो जाते हैं तो वो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो सर, इसमें जो ये खतरा होता है वो हार्ट और डायबिटीज के मरीजों को ही क्यों ज्यादा रहता है? तो हार्ट और डायबिटिक के पेशेंट्स ऑलरेडी मॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं। अगर आप देखें तो डायबिटीज जो है वो सिस्टमिक डिसऑर्डर है, वो सिर्फ सारे ऑर्गन्स को वीक करती है। तो किडनीज में हल्के से इश्यूज आने लग जाते हैं। डायबिटीज की वजह से पेशेंट को हार्ट का अटैक पड़ सकता है। डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है किसी भी तरह की हार्ट रिलेटेड इश्यूज को डेवलप होने में। तो ये पेशेंट्स क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डरलाइन होते हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोरोना हो जाता है तो जैसे मैंने आपको बोला कि क्लॉटिंग इश्यूज हो सकते हैं, पेशेंट्स को इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ सकता है, पेशेंट के लंग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उस स्ट्रेस की वजह से पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है, जो सिस्टम है, वो ओवर स्ट्रेस हो जाता है। तो वो ओवर स्ट्रेस होने की वजह से कभी कभी पेशेंट्स को हार्ट अटैक पड़ जाता है। फिर अगर आप कोरोना के अगर सिम्टम्स देखें तो कोई भी ऐसा बॉडी का सिस्टम नहीं है जो कोरोना से इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये भी देखा है कि कोरोना के पेशेंट्स में रीनल फंक्शन भी डिटेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे सारी जनता को ये मालूम है कि कोरोना मेनली अफेक्ट लंग्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन अगर आप देखें जो क्रिटिकल होते हैं पेशेंट, उनमें लंग्स ही नहीं हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट कई पेशेंट्स में इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, कई पेशेंट्स में किडनी के फंक्शन डिटेक्ट होने लग जाते हैं, कई पेशेंट्स में पैंक्रियास इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारे के सारी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ये डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट्स ऑलरेडी बॉर्डरलाइन होते हैं। अगर किसी पेशेंट्स का ऑलरेडी हार्ट का पंपिंग पावर कम है या डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज होने की वजह से ऑलरेडी उसमें अंदर ब्लॉक्स हैं उनकी वेसल्स में, उनके पाइप्स हार्ट के, तो वो पेशेंट्स में फिर कोरोना जो है वो डबल पावर से एक्ट करता है। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। हॉस्पिटल नहीं आना है तो मत आइए। अगर आप स्टेबल हैं, फोन पे कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। बिकॉज वी वांटेड आवर हार्ट एंड डायबिटिक पेशेंट्स जो जितना प्रिकॉशन रख सकें उतना अच्छा है, क्योंकि अगर उनको कोरोना होगा तो जो उस कोरोना की इंटेंसिटी है वो बाकी मरीजों के मामले में ज्यादा होगी और उनको नए सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, नया हार्ट का अटैक पड़ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। एक कंपेंसेटेड पेशेंट जो अभी तक दवाइयों से चल रहा है पिछले काफी समय से, वो सडनली डिटरेट हो सकता है। तो इसलिए दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि कोरोना के ट्रीटमेंट में एक और चीज जो है वो स्टीरॉइड का बहुत रोल है। आप देखिए लोग स्टीरॉइड, डेक्सामेथासोन, वाइसलॉन वगैरह काफी चल रहा होता है। तो ये स्टीरॉइड क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के शुगर को एकदम अनकंट्रोल कर देते हैं। अगर डेक्सामेथासोन 2 mg 4 mg भी अगर किसी पेशेंट को मिलता है तो वो शुगर उसके एकदम अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो अनकंट्रोल शुगर की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं।
इनफैक्ट जो लोग डायबिटिक नहीं है उनको भी अगर स्टीरॉइड मिलता है तो उनमें भी डायबिटिक के लक्षण और ब्लड शुगर हाई होने लग जाते हैं। तो कोरोना की वजह से, कोरोना की इसके दौरान जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसकी वजह से, कोरोना की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसकी वजह से, प्लस कई लोग अगर कोरोना होता है तो वो ऐसे हॉस्पिटल्स में भी एडमिट होते हैं जहां पर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट डायबिटिक मैनेज करने वाले फिजिशियंस वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्या होता है, सारा कंसंट्रेशन हेल्थ केयर का उसमें सिर्फ कोरोना की तरफ चला जाता है और कार्डियक मेडिसिन और डायबिटिक की मेडिसिन तो अपन नेग्लेक्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि पेशेंट को कोरोना रिलेटेड सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं। सर, तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल जो हम जिस रिसर्च पे बात कर रहे थे उसमें वो कोलेस्ट्रॉल को एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, तो आप क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे ताकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखा जा सके? देखिए, हमारी अगर हमारा पेशेंट एडमिट होता है और वो एक्टिव है, चल फिर रहा है, ऐसा नहीं है कि बेड रिडन है, तो हमारी हमेशा ये पेशेंट्स को एडवाइस रहती है टू रिमेन एक्टिव। मेक श्योर आप दिन भर लेटे ना रहें, आप एक्टिव रहें, आप एक्सरसाइज करें। और इवन डिस्चार्ज करने के बाद भी हम देखते हैं पेशेंट्स काफी लौट करके आते हैं हार्ट अटैक रिलेटेड इश्यूज लेकर के। हम ये पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप घर पे भी जाइए तो प्लीज मेक श्योर यू आर वेरी एक्टिव। आप क्वारंटाइन रहें लेकिन प्लीज मेक श्योर या तो आप योगा ज्वाइन करिए या एक्सरसाइज करिए। इनफैक्ट हमारे लास्ट पेशेंट में कुछ पेशेंट्स में कईयों के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, तो हमने उन बच्चों से पूछा कि बच्चों आपको स्कूल में जो एक्सरसाइज सिखाई जाती है, पीटी कराया जाता है, वो आप घर पे जाकर के अपने मम्मी पापा को भी ट्रेन करो। तो वो एक अच्छा ट्रेंड हुआ कि बच्चों ने जाकर के अपने मम्मी पापा को वही एक्सरसाइज घर पे कराना शुरू किया जो उनके पीटी वगैरह में मॉर्निंग में स्पोर्ट्स के टीचर्स उनको सिखाया करते थे। तो ये एक हो गया। प्लस हम लोग ये कर रहे हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल हम ये मान करके चलते हैं कि कोरोना कैन इंड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द पाइप्स, जो हार्ट की पाइप्स वगैरह हैं या बॉडी की पाइप्स वगैरह। हम हर पेशेंट को, अगर वो 30 साल से ज्यादा है, तो हम हर पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन 1 महीने के लिए दे ही रहे हैं टिल नेक्स्ट फॉलो। हम उन पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स भी दे रहे हैं ताकि अगर कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स वगैरह में इरोजन भी होता है या कुछ क्लॉटिंग मैकेनिज्म के भी इश्यू होता है तो वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म से पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो। तो अगर आप हमारी प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें एक ब्लड थिनर होगा और कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन होगी। तो ये हम हर पेशेंट्स को देख रहे हैं क्योंकि हमने भी ये पाया है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन होती हैं ये क्या करती हैं, अगर कोई बॉडी में या आपके हार्ट की नसों में अगर कोई प्लेक है, प्लेक का मतलब है कोई माइनर ब्लॉक भी है जो इन्फ्लेमेशन की वजह से या कोरोना की वजह से या स्ट्रेस की वजह से उसमें अगर चोट लगती है और उसके ऊपर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो प्लेक को स्टेबलाइज करता है। तो ये हमारी मेडिसिन जो होती है जिन्हें हम स्टैटिन बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन, की हम जब देते हैं तो हमारा ये पर्पस होता है कि सिर्फ हम कोलेस्ट्रॉल को कम ना करें, ब्लड हम ये भी करें कि वो जो प्लेक्स हैं, जो माइनर डिपॉजिट्स हैं कोलेस्ट्रॉल के जो पाइप्स के अंदर, वो स्टेबल हो जाएं। तो दैट इज द रीजन हर पेशेंट में डिस्चार्ज के वक्त अगर वो 30 साल से ऊपर है तो हम स्टैटिन हर पेशेंट को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद इस विषय पर इतनी डिटेल्ड जानकारी दी हमें। अब बात एक ऐसे विषय पर जिस पर रोज़ नई रिसर्च आती रहती है और हम आपको बताते रहते हैं, कभी एक रिसर्च के हवाले से तो कभी रिपोर्ट के ज़रिए। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक तलाशा जा रहा है कि क्या कोरोना से संक्रमित प्रेग्नेंट महिला जिस बच्चे को जन्म देगी वो भी कोरोना पॉजिटिव होगा या नहीं। इस सवाल के सीधे जवाब के तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, अब केस सामने आया है जहां एक कोरोना से संक्रमित प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। अब वो बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला या नहीं, और हमारे उस मूल सवाल का क्या जवाब है, ये हमने पूछा हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे से। प्रतीक ने इस पूरी रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ा है और समझा है, तो चलिए प्रतीक से समझते हैं। तो बताइए प्रतीक, ये पूरा केस क्या है और उस बच्चे का क्या हुआ, क्या वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? बिल्कुल खुशबू, जो ये केस है वो सिंगापुर का है। वहाँ एक स्टडी की जा रही है जो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला एक कोरोना पॉजिटिव बच्चे को ही जन्म देगी। ये स्टडी नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में की जा रही है। जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसमें यह है कि जो ये महिला है वो मार्च 2020 में प्रेग्नेंट हुई थी और इस महिला को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था।
कुल 2.5 हफ्तों तक ये कोरोना से संक्रमित रही और फिर आखिरकार ये ठीक हो गई। अब जब इस महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो ये पाया गया है कि बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ है, उसे कोरोना नहीं हुआ है। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें एंटीबॉडीज पाई गई है, यानी कोरोना का तो पता नहीं लेकिन इस माँ ने एंटीबॉडीज जरूर ट्रांसमिट की है और बच्चा कोरोना नेगेटिव ही पैदा हुआ है। प्रतीक, ये बच्चा जहाँ जन्मा है वहाँ के डॉक्टर्स का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने तो इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसी स्टडी से जुड़े एक के अस्पताल के चेयरमैन का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये अभी अननोन है कि जो एंटीबॉडीज इस बच्चे में है उसने कोरोना से लड़ने में इस बच्चे की कितनी मदद की होगी। वहीं खुशबू जो गर्भवती महिला थी, उन्होंने सिंगापुर के एक अखबार को ये बताया है कि उनके डॉक्टर को ये लगता है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान महिला ने बच्चे को कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज पहुंचाई है। प्रतीक, हमने कई बार कोरोना कवरेज में बात की है कि कोरोना वायरस फेफड़ों पर अटैक करता है, लिवर पर और कई ऑर्गन्स पर भी। तो क्या कोरोना गर्भ में पहुंचा हो, ऐसी कोई खबर है? नहीं, अब तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है जो बताती हो कि कोरोना वायरस गर्भ में बच्चे के आसपास के जमा फ्लूइड्स के सैंपल में मिला हो। यहाँ तक कि खुशबू कोरोना ब्रेस्ट मिल्क में भी मिला हो, ऐसी भी कोई खबर अब तक नहीं है। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि चाइना के डॉक्टर्स ने बताया है कि एक समय के साथ नवजात बच्चों में एंटीबॉडीज कम हो जाती है। जिस भी कोरोना संक्रमित महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया हो, ये जो आर्टिकल है वो अक्टूबर में एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज जर्नल में पब्लिश हुआ था। जी, फिर इस पूरे मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, WHO ने तो यही कहा है कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि कोरोना वायरस प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या गर्भ तक पहुंचा हो सकता है या नहीं। वहीं जामा पीडियाट्रिक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर में न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि इस कोरोना वायरस का गर्भवती महिला से उसके बच्चे तक पहुंचना बहुत ही रेयर है। जी शुक्रिया प्रतीक। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं उस पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बस ये एक केस स्टडी है जो सामने आई है, जिस पर और रिसर्च करने की गुंजाइश है। हमारा काम है आपको अपडेट करना, वो हम करते रहेंगे। चलिए, अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद आपको मुंबई के 5 स्लम एरिया में हुए सीरो सर्वे के बारे में बताऊंगी। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। अब बात सीरो सर्वे की। सीरो सर्वे के बारे में आप जानते ही होंगे, वही सर्वे जिसकी मदद से ये पता लगाया जाता है कि किसी एरिया में कोरोना वायरस का संक्रमण कितना फैला है, कितनी बड़ी आबादी इस वायरस की जद में आई है और कितनी आबादी में लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब मुंबई के 5 स्लम एरिया में यही सर्वे किया गया है। इसमें 75% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। एंटीबॉडीज का इस स्तर पर मिलना, वो भी एक ऐसी जगह जहां सब कॉम्पैक्ट तरीके से रहते हैं, हाइजीन भी उतना अच्छा नहीं होता वहां पर, हैरानी की बात है। इस सर्वे के ऊपर और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी ने बात की गंगाराम हॉस्पिटल के रिमोटोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से। डॉक्टर, 75% एंटीबॉडीज मुंबई के कुछ खास इलाकों में मिली है जो कि स्लम्स हैं। ये क्या दर्शाते हैं 75% एंटीबॉडीज रिजल्ट उन जगहों पर? यदि ये टेस्ट ठीक तरह से किया गया है, याद रखिए इन पैंडेमिक में सबसे मुश्किलात ये होती है कि जो ट्रेन मैन पावर है, हो सकता है इतनी ट्रेन ना हो, और जो लोग टेस्ट करते हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। तो यदि ये मान के चला जाए कि यदि रिजल्ट ठीक है, यदि ये तो ये दर्शाता है कि यदि उस इलाके में 100 लोग रह रहे थे, वो स्लम्स जो था, उसमें से 70% को ये इन्फेक्शन हुआ है
और वो इन्फेक्शन में हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्योंकि और सिम्टम्स का सर्वे तो नहीं किया गया है, सर्वे सिर्फ ब्लड का किया गया है, कि इससे ये दर्शाता है कि इनको किसी न किसी रूप में वायरस ने अटैक किया था। हो सकता है उनको सिम्टम्स हुए भी हो, नहीं भी हुए हो, और एक गरीब आदमी को सिम्टम्स होते हैं, वो खांसी जुकाम की तरह लेता है, अपना काम करता रहता है, तो ये भी हो सकता है। बट ये जरूर दर्शाता है कि इनको इन्फेक्शन हुआ था और इन्फेक्शन के कारण ये एंटीबॉडीज पैदा हुई है। जी, अब जब इतने ज्यादा परसेंटेज में उन जगह के लोगों में एंटीबॉडीज मिली है जहां लोग एकदम आसपास रहते हैं, कॉमन टॉयलेट्स यूज करते हैं, तो क्या माना जाए वो लोग जो हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा इम्यून हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए? नहीं, ये माना जाए पहले तो कि ये रियलिटी है कि ये इन्फेक्शन, चूंकि ये बहुत भाई जो आपका कोरोना वायरस है, इसकी दो ही तो लक्षण है कि एक तो ये है कि हाईली इन्फेक्शियस है और बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो हाईली इन्फेक्शियस का मतलब है कि आप है एक को हुआ तो घर में सबको हो गया, 5 को। तो इसको ये दर्शाता है कि वो एक बहुत ऐसा जोन है जहां ये सर्वे किया गया है कि वहाँ लोग बहुत पास में रहते हैं, वहाँ एक से दूसरे से तीसरे को हुआ होगा बहुत सारे लोगों को। और ये चीज बताऊं, ये रियलिटी है। पूछा जाए तो आप इवन दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल का सर्वे करा लीजिए। अच्छा चलिए, मैं कहता हूँ, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल के 100 डॉक्टर्स का करा लीजिए, यू विल बी सरप्राइज कि इसकी जो एंटीबॉडी काफी हाई आएगी। उसका कारण ये है कि इन्फेक्शन किसी न किसी रूप में सबको हो रहा है। तो किसी को कम इन्फेक्शन होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी का वायरल लोड कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। जिसका वायरस का लोड ज्यादा है उसको ज्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं, कोई को बहुत ही ज्यादा है तो वो सीरियस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एक इनेविटेबल इश्यू है कि ये इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी भी बनेगी। तो यही दर्शाता है कि भाई ये वही फैक्ट्स को बताता है जो हम लोगों को पहले से मालूम है कि ये बीमारी यदि किसी एक क्लस्टर में होगी तो बहुत सारे लोगों को हो जाएगी जो एक ग्रुप में रह रहे हैं। आप जैसे बताया आपने, स्लम्स में है वो तो कॉमन टॉयलेट भी यूज कर रहे हैं, कॉमन वो भी यूज कर रहे हैं। तो एक नेचुरल स्वाभाविक है कि ये दर्शाता है कि भाई इनको इन्फेक्शन हुआ था और इनके पास अब एंटीबॉडी है इसकी। अब वो एंटीबॉडी कितनी प्रोटेक्टिव है वो तो समय बताएगा। जी डॉक्टर, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां लोग भारी तादाद में स्लम्स में रहते हैं, तो वहां कोरोना टेस्टिंग करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या इस सेरो सर्वे से हमारी लर्निंग बेटर होगी? क्या मॉडल हमें इस्तेमाल करना? देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि कोई टेस्ट का कोई मकसद होना चाहिए। तो ये सीरो सर्वे क्यों किया जा रहा है बताइए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ एक कॉमन सा सवाल कि भाई मुझे मेरे को क्या मजा आ रहा है किसी के ब्लड टेस्ट करने में। तो इसका एक ही है कि गवर्नमेंट और या जो रिसर्च संस्थान ये जानना चाहते हैं कि सही में, जैसे कोई कहे कि यार यहाँ तो कोई कोरोना केस है ही नहीं, या इस जगह पे कोरोना कितना हुआ होगा अगर पता लगाया जाए, तो उन्होंने कहा आया तो कोई नहीं हुआ केस। और जब सीरो सर्वे किया गया, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी सर्वे, तो एंटीबॉडी ब्लड में होती है, जबकि आपको याद रखिए कोरोना का जो टेस्ट जो किया जाता है पीसीआर, वो थ्रोट से किया जाता है। तो वो जो रियल वायरस है वो थ्रोट में बैठा हुआ है, बट उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी वो ब्लड में पैदा हो रही है। तो ब्लड में से ये जब उन्होंने हमें, यदि हम सीरो सर्वे करते हैं तो उसका मेन मकसद सिर्फ यही होता है हमारे पास कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ होगा। तो इट शोज द इंसिडेंस ऑफ, सपोज 100 में से 100 को होता तो पता पड़ता भैया ये तो बहुत ही ज्यादा था, या मतलब इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा था। सपोज 100 में से 0 होता तो कहते इसमें तो किसी को हुआ ही नहीं। सो दैट इज दी नाउ, जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि इसकी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। स्ट्रेटजी वो ये 2 ही टेस्ट है हमारे पास, तीसरा कोई टेस्ट नहीं है। एक टेस्ट जो डायग्नोसिस के लिए है उसको बोलते हैं पीसीआर, आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कि मतलब आप वायरस को, यदि आप देखिए, सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि आपने वायरस को पकड़ा और माइक्रोस्कोप के अंदर से देखा और वायरस को पहचान लिया। तो वो टेस्ट अभी अवेलेबल हमारे पास नहीं है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब चाहिए उसके लिए।
हमारे पास चूंकि वायरस को नहीं पकड़ सकते, तो वायरस जब थ्रोट में से हम स्वाब लेते हैं तो जो वायरस उसमें आता है, उसका वायरस का वो एक वायरस का टुकड़ा आता है उसमें से, वो एंटीजन होता है, उसको प्रोटीन होता है वो। तो उस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर करते हैं। यदि वो पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं भाई इसको कोरोना है। अब समझ लीजिए पीसीआर हमारे पास नहीं है तो एक और टेस्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। वो दूसरी तरह का टेस्ट है। उसमें क्या करते हैं, वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं, बट वो इतना ज्यादा फुल प्रूफ नहीं है। मतलब यदि वो पॉजिटिव आता है तब तो हम मानते हैं कि इसको कोरोना है, बट यदि वो निगेटिव आता है और आपको फिर भी शक है कि नहीं इसको तो बुखार आ रहा है, ये टेस्ट निगेटिव आया, तो फिर हम आरटीपीसीआर करते हैं। तो ये दो टेस्ट हो गए, पीसीआर और रैट, ये तो डायग्नोसिस के लिए। और एंटीबॉडी का जो टेस्ट है जो आपने अभी बताया जो स्लम्स में हुआ है, वो सर्वे के लिए करते हैं कि इस सोसाइटी में कितने लोगों को ये बीमारी है जी, या थी, ये बीमारी पास्ट में कब थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब एक मुलाकात आज के कोरोना सर्वाइवर से। नाम है नीरज कुमार तिवारी, जो रीवा के रहने वाले हैं, पेशे से एमआर हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं इस बीमारी से लड़ने में बात की गंगाराम हॉस्पिटल के रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वे चतुर्वेदी से। आप कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हुए हैं, आपका कोरोना को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू मैडम एक्चुअली कोरोना से मुझे कोई डर नहीं था, और कोरोना जब भी मुझे हुआ तो ऐसा नहीं लगा कि कोई ज्यादा भयानक बीमारी हो गई है, और ऐसा कोई इसमें भयानक जैसी वाली बात भी नहीं है, डरने वाली बात भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप कोमॉर्बिड कंडीशन में नहीं है, मतलब आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, आप अस्थमैटिक नहीं है, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोरोना जस्ट सर्दी जुकाम जैसा मर्ज है, जैसा नॉर्मल फीवर मलेरिया वगैरह होता है ना, और ठीक हो जाता है, वैसे ही कोरोना भी ठीक हो जाता है। कोरोना को लेकर जो आपका एक्सपीरियंस था जब आप बीमार पड़े, तो क्या क्या चीजें, सिचुएशन कैसी हुई? एक्चुअली मैडम जब मैं बीमार आया तो मुझे पहले 2-3 दिन बुखार आया और बॉडी पेन था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कोरोना ही हो गया मुझे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे, सीबीसी वगैरह करा उन्होंने, विडाल टेस्ट वगैरह लिखा, तो वो टाइफाइड भी आ गया। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी तो बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में टेस्ट और स्मेल लॉस हो गया। तो मैंने जब टेस्ट और स्मेल लॉस हो गया तो मुझे लगा कि दे जाता सिम्टम्स ऑफ कोविड पेशेंट, तो मुझे लगा कि मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट किया कि सर कोविड टेस्ट कराएं क्या, ऐसा है क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है करा लो आप। तो मैंने कोविड टेस्ट कराया, उसके बाद मैं खुद ही होम क्वारंटाइन हो गया जब तक रिपोर्ट नहीं आई। आफ्टर 3 days रिपोर्ट आई तो कोविड पॉजिटिव था। डॉक्टर टीम ने मेरे को बोला कि सर आप कैसे हैं? मैंने बोला मैं ठीक हूँ। तो वो आए और मुझे होम क्वारंटाइन कर दिया। बोले कि यदि आप कंडीशन ठीक है तो आपको हॉस्पिटल जाने नहीं चाहते हैं आप, तो आप घर पे ही होम क्वारंटाइन हो जाइए। फिर मैं घर में होम क्वारंटाइन रहा और खाना खाया, जो भी है फ्रूट्स वगैरह, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करा घर में, और दवाइयाँ वगैरह ली। तो उसमें दवाइयों में सप्लीमेंट ही था, विटामिन D3, जिंक, विटामिन C वगैरह जो भी है, एंटी एलर्जी वगैरह। नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा radio@aajtak.com पर। अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।